मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे थे। अब उस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। लास्ट पार्ट हम लोगों ने जो पढ़ा वो विटामिन के बारे में पढ़ा था, विटामिन का इंपॉर्टेंस पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आज हम स्टडी करते हैं एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ENZYME एंजाइम्स। एंजाइम्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है। और एंजाइम्स के साथ एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, जब जरूरत होती है तब इनको रिलीज किया जाता है और आफ्टर द रिएक्शन ये हमारी बॉडी के बाद बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। दैट मीन बॉडी में कहीं पर भी ये स्टोर नहीं होते, बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंजाइम्स। और अगर बात की जाए केमिकली, तो केमिकली ये भी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स हाई मॉलिक्यूलर मास के प्रोटीन होते हैं। बेसिकली ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं कुछ एंजाइम्स, और कुछ सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं। तो एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं? बेसिकली केमिकली अगर बात की जाए तो प्रोटीन होते हैं और ये बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो दैट मीन हम बात करेंगे दीज आर द प्रोटीन्स, these are the proteins and work as biocatalyst। कैटलिस्ट का मतलब बेटा क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करने का काम करते हैं, बाहर से इफेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंजाइम्स। ये केवल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, या तो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक्सेलरेट करने का काम करते हैं, या फिर उस प्रोसेस को स्लो करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम बोलते हैं एंजाइम्स। मींस ये केमिकल रिएक्शन को केवल और केवल एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या तो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट एक चैप्टर पढ़ेंगे जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री, वहां फिर एंजाइम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, कितने टाइप के एंजाइम्स हैं, क्या है। यहाँ पर केवल और केवल कैटलिस्ट भी पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो एंजाइम्स हैं वो केवल एक बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। मींस केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कराने का काम करते हैं, या तो स्लो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं प्रोडक्ट की, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने का काम करते हैं। कैटलिस्ट की एक्टिविटी पर होता है। सिमिलरली उसी तरह से एंजाइम भी काम करते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट होते हैं। तो एंजाइम्स आर बायो प्रोटीन्स एंड वर्क एज बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट काम करते हैं। दैट मीन they are responsible for proper functioning of biological एक्टिविटीज। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या कहते हैं इनको? ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं। उनकी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे डज नॉट टेक्स पार्ट, दे नॉट पार्टिसिपेट in chemical reaction they only control the process को केवल कंट्रोल करते हैं, या तो उसको बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। एंड आफ्टर द प्रोसेस they released out, ये बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। और दूसरी चीज, इनको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। एंजाइम्स कैन नॉट स्टोर
इनसाइड द बॉडी, इनको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। जब जरूरत होती है तभी इनको सिंथेसाइज किया जाता है, रिलीज किया जाता है। डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, वो इनको रिलीज करते हैं, ठीक है। वो हमारे एंजाइम्स होते हैं। अप्रॉक्स 3000 टाइप के एंजाइम्स हमें पता है आज की डेट पर कि अप्रॉक्स 3000 टाइप ऑफ एंजाइम्स आर नोन बाय आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी ने जो हमें बताया है कि अप्रॉक्स 3000 टाइप के एंजाइम्स हमें पता है, जिसमें से करीब 300 टाइप्स ही है, मींस 10% ही है, 300 टाइप्स ही है जो कॉमर्शियली हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, कॉमर्शियली हमारे लिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉमर्शियली मींस उनका प्रोडक्शन होता है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हमारी बॉडी के सप्लीमेंट्स के तरीके दिए जाते हैं जो बहुत ही नेसेसरी हैं वो अभी तक प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये हमारे एंजाइम्स। और भी एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और प्रॉपर्टीज हमारी क्या है एंजाइम्स की वो भी देखते हैं। दूसरी चीज बेटा क्या होती है, एंजाइम्स हमारे पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। जिस पर्टिकुलर पीएच पर एंजाइम हाईली रिएक्टिव होते हैं उस पर्टिकुलर पीएच को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। द पीएच वैल्यू of solution in which an enzyme is highly active called as optimum pH। उसको हम एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, जिस पर पर्टिकुलर एंजाइम हाईली रिएक्टिव होता है, कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। सेकेंड थिंग, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंजाइम हाईली रिएक्टिव होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। द पर्टिकुलर टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which enzyme is highly active called as optimum temperature। और मोस्टली एंजाइम्स सबका अलग से अलग होता है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली बात की जाए तो एंजाइम्स के लिए जो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का काम करता है। इस टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो होते हैं हाईली एक्टिव होते हैं। फिर भी कुछ एंजाइम्स स्पेसिफाई होते हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, और कुछ होते हैं जो हाई टेम्परेचर। बट अबव 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। और उसको लिमिटिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनकी एक्टिविटी स्टॉप कर जाती है, कम हो जाती है, वो लिमिटिंग टेम्परेचर की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली पीएच हुई है, जिस पर्टिकुलर पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, दैट इज लिमिटिंग पीएच होती है, ठीक है। तो एंजाइम्स के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और 40 डिग्री सेल्सियस तक किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं 45-50 तक, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप कर जाती है। इसी वजह से हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टॉप कर जाती है, खत्म हो जाती है। किसी चीज को हीट कर देते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट, जो वायरसेस होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। रीजन क्योंकि उनमें जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी ही स्टॉप कर जाती है, दैट उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है, ठीक है। दैट इज द रीजन कि एंजाइम्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर एक होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही एक्टिव होते हैं। इसी वजह से वायरस है, बैक्टीरिया है, उनकी भी ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स है, उतनी ग्रोथ टेम्परेचर को प्रॉपरली फिक्स वर्क करते हैं। और 60 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर हर एक एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप कर जाती है। 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई भी एंजाइम सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसकी केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप डिकम्पोज कर जाती है और वो एक्ट नहीं कर पाता है, वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और केमिकल रिएक्शन के बाद एज इट इज बच जाते हैं, जितने लिए जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, किसी भी रिएक्शन के केमिकल कंपोजिशन को भी इफेक्ट नहीं करता। दूसरी चीज बात आती है कि एंजाइम की रिएक्टिविटी, और कुछ एंजाइम्स के पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल्स क्या है। जैसे क्या होता है, सुक्रोज एंजाइम होता है, सुक्रोज होता है,
उस सुक्रोज को अगर हम इन्वर्टेज एंजाइम से रिएक्शन कराते हैं के प्रेजेंस में, तो ये हमारा ब्रेक कर जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसमें ब्रेक कर जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये जो यहाँ पर इन्वर्टेज है ये एक एंजाइम का काम करता है। इसका काम करता है, एंजाइम का काम करता है। इसी तरह से स्टार्च होता है, वो डाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में ब्रेक कर जाता है। स्टार्च ये हमारा डाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। ठीक, तो these are the enzymes that are responsible। इसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन्स, these are different type of enzymes that are present। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो भी हमारा सीधे ग्लूकोज में ब्रेक कर जाता है। स्टार्च ये एमाइलेज की प्रेजेंस में ब्रेक करता है एंड डाइटेज, दोनों ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके थ्रू ये ग्लूकोज में ब्रेक कर जाता है। इसी वजह से एमाइलेज का एग्जांपल क्या है, जैसे देखा होगा हम लोग सूखी रोटी खाते हैं, माउथ में रखते हैं, तो सूखी रोटी का टुकड़ा भी हमें थोड़ी देर में मीठा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि हमारे माउथ में प्रेजेंट जितना भी एमाइलेज एंजाइम है उसमें प्रेजेंट स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और वही ग्लूकोज हमें मिठास प्रोवाइड करता है, मीठा लगने लगता है। दैट इज ड्यू टू द एमाइलेज एंजाइम। वहां पर एमाइलेज प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो हमें स्वीट लगने लगता है। तो ये एंजाइम्स हमारे होते हैं डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में। जैसे कर्ड, मिल्क से कर्ड बनता है तो वहां पर भी हमारे एंजाइम वर्क करते हैं। एजोबैक्टर होता है। लैक्टेज एंजाइम होता है जो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एक्टिविटी किस तरह से होती है, एंजाइम्स की हमारी बॉडी में मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो इसके लिए टू कॉन्सेप्ट हमारे पास थे, एक था हमारा कीलॉक मॉडल और एक थी इंड्यूस्ड थ्योरी। तो एंजाइम एक्टिविटी के लिए कीलॉक मॉडल की कंपैरिजन करते हैं। कीलॉक मॉडल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। तो कीलॉक मॉडल क्या कहता है? कीलॉक मॉडल ये कहता है, फिशर एंड प्रोब्स ने दिया था कीलॉक मॉडल। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एज ए पर्टिकुलर की, एक हर एक ताले के लिए पर्टिकुलर की होती है, हर एक लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है। सिमिलरली हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एक एंजाइम प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिफाइन होता है, प्री डिफाइंड होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यही एंजाइम वर्क करेगा, यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि एक लॉक के लिए पर्टिकुलर की डिफाइन होती है, वो की पर्टिकुलर उसी लॉक पर काम करती है, दूसरे लॉक पर काम नहीं करती। सिमिलरली यहाँ पर कीलॉक मॉडल था कि इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है जिस पर एंजाइम वर्क कर रहा होता है, जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर एंजाइम को वर्क करना है, उस सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो एंजाइम की केमिकल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो पहले दोनों क्या करते हैं, एक एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वहां पर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम वहां से अलग हो जाता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो किस तरह से होता है, सपोज दैट ये हमारा कोई सबस्ट्रेट था जिसकी लॉक के जैसी स्ट्रक्चर थी, जैसे उसी की के अगेंस्ट ये था हमारा सबस्ट्रेट होता है, मीन जिस पर्टिकुलर पार्ट पर एंजाइम को वर्क करना है, और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एंजाइम है उसकी भी केमिकल स्ट्रक्चर में इस तरह से चेंजमेंट होंगे। तो ये हमारा है एंजाइम, ऐसे की है और ये लॉक। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं और जब दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये E+S एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में मिल गए और ये हमारा बन जाता है E+S कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। और यही इंटरमीडिएट कंपाउंड बाद में प्रोडक्ट अलग हो जाता है प्लस एंजाइम हमारा रिमूव कर जाता है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट मिल गया और ये हमें एंजाइम मिल गया, एंजाइम हमारा अलग हो जाता है फाइनली। तो यही था हमारा कीलॉक मॉडल।
कि एज अ की इज डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर लॉक, सिमिलरली एंजाइम्स आर प्री-डिजाइंड अकॉर्डिंग टू देयर सबस्ट्रेट और अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट ऑर्गन, जिस पर्टिकुलर टारगेट पर उनको वर्क करना होता है। दैट मीन वी कैन से दैट सबस्ट्रेट और टारगेट हैव स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर लाइक टू द एंजाइम, और दोनों केमिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं और दोनों मिलते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट फाइनली बना लेते हैं E+S कॉम्प्लेक्स, दोनों इंटरमीडिएट में चेंज होते हैं और इंटरमीडिएट चेंज होता है प्रोडक्ट में और एंजाइम वहां से रिलीज कर जाता है। तो ये था हमारा की लॉक मॉडल था, और इसी के तरीके सेम थी हमारी इंड्यूस्ड थ्योरी। तो इंड्यूस्ड थ्योरी की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि कई बार देखा गया कि कुछ एक एंजाइम थे जो एक से ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी थे, एक्टिव थे। इस वजह से क्या किया गया, उसके लिए इंड्यूस्ड थ्योरी दी गई। इंड्यूस्ड मतलब संगत का असर, कि अगर सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में कोई एंजाइम आया, सबस्ट्रेट की कोई स्पेसिफाइड केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, एंजाइम की एक फिक्स केमिकल स्ट्रक्चर है, और वो एंजाइम जब उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के पास जाता है तो वो सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर्स में चेंज लाता है, अपने को चेंज करता है। तो उसको हम बात करते हैं। दूसरी हमारी है इंड्यूस्ड थ्योरी। इंड्यूस्ड थ्योरी क्या कहती है कि हमारा पर्टिकुलर कोई सबस्ट्रेट था, इसकी कोई भी फिक्स केमिकल स्ट्रक्चर नहीं, और ये एंजाइम आया इस तरह से, इसकी कांटेक्ट में आया, ये हमारा है एंजाइम, और ये था हमारा सबस्ट्रेट एस जिसको। अब इस सबस्ट्रेट जब एंजाइम के कांटेक्ट में आया तो इस सबस्ट्रेट में क्या हुए, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो गई। सबस्ट्रेट की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हो गई, और मॉडिफाई होके एंजाइम के जैसी ही वो चेंज हो गई। अब इस सबस्ट्रेट की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हो गई हमारी, मॉडिफाइड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर बदल गई, मॉडिफाई हो गई, और अब बाद में क्या हुआ, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में मिल गए, और मिलने के बाद इन्होंने बनाया E+S कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया इन्होंने, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमें यहां से मिला। और किस तरह से मिला, दोनों आपस में मिल गए, और मिलने के बाद ये हमारा बन गया E+S कॉम्प्लेक्स। मीन्स एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लिया इन दोनों ने, और बाद में इसी से हमारा प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम हमारा सेपरेट हो गया। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, एंजाइम प्रोडक्ट अलग और एंजाइम दोनों में अलग अलग मिल गया। फिर से इसी बोलते हैं इंड्यूस्ड थ्योरी, कि पहले इसकी केमिकल स्ट्रक्चर एंजाइम के अकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन जब एंजाइम के कांटेक्ट में आया तो इसकी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुआ, अकॉर्डिंग टू एंजाइम चेंज हुई। बाद में दोनों ने स्ट्रक्चर में जब चेंजमेंट हुआ तो दोनों ने आपस में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन के बाद हमारा प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट्स मींस कॉम्प्लेक्स बना, बीच में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी, फिर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर से हमारा प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम हमारा अलग हो गया। तो ये थी हमारी इंड्यूस्ड थ्योरी। अब बात आती है एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस। तो एंजाइम हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, इंडस्ट्री में है, फूड सप्लीमेंट्स में हम एंजाइम्स का यूज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम में, मेडिसिनल फील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पर एंजाइम्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ सब पर बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की एक्टिविटीज के लिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई बार पूछ देता है, या डिफाइन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एंजाइम जो हमारे होते हैं, सॉरी डिफाइन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन होते हैं, या बेसिकली ये दो मॉडल सबसे पूछे जाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एंजाइम्स के, तो हमने डिस्कस कर लिए। और कुछ हम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस लिख देते हैं जो हमारे एंजाइम्स के थ्रू प्रोसीड होती हैं। उनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे यूरिया होता है हमारा, यूरिया का डीएमिनेशन जब होता है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है,
और इसके लिए यूरिएज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, UREASE, यूरिएज एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। इसी तरह से माल्टोज, जो हमारी शुगर होती है, ट्राइसेक्राइड होता है, इस माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज के थ्रू हमारा जो माल्टोज है ये ग्लूकोज में बदल जाता है, माल्टेज एंजाइम के थ्रू बदल जाता है। इसी तरह से हमारा जो स्टार्च है वो एमाइलेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में बदल जाता है। सेलुलोज है, सेलुलेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में बदल जाता है, फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन होते हैं, सेलुलेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जो इसको चेंज करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में